हेलो एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इसके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी मैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, और अगर आपको भी अच्छे नंबरों से पास होना है तो आप ये राजन की सीरीज़ ले लीजिए, ये आपके लिए इनफ होगी। अपना सिलेबस पूरा करने के बाद आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आ जाइए, सभी जुड़ जाइए जल्दी से। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आ जाइए सभी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसके अति लघु और फिर लघु क्वेश्चन भी मैं कराऊँगी, तो आप इस सीरीज़ में बने रहना। चलिए, सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये हैं हमारे स्किनर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ऑपरेंट वर्ड का मतलब होता है कि जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है ना। और क्रिया प्रसूत अधिगम का जो सिद्धांत है, ये इन्होंने किया था कबूतर पर और चूहे पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। तो ये होता है आपका किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में। जो आपका संज्ञान वर्ड है, ये आपके बुद्धि से, आपकी थिंकिंग से, आपकी रीजनिंग, लॉजिक, इससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। देखिए, अवधान वर्ड जो है, ये ध्यान और अवधान दोनों एक ही हैं। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी में ध्यान को अवधान बोला गया है। तो इसका आंसर होगा आपका, डम्बिल ने ये स्टेटमेंट कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। तो वो है आपकी व्यक्तिगत विधि। 2 तरह के टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में। एक तो होते हैं व्यक्तित्व मापन के, मतलब कि पर्सनैलिटी टेस्ट, और दूसरा होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। ये भी आपका व्यक्तित्व से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में हुआ है। अब देखो, सृजनात्मकता जो वर्ड है वो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका किस रूप में प्रयोग होता है, चिंतन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्धि का तरल मौजिक सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था आपका आरबी कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ये किया जाता है व्यक्तित्व के मापन हेतु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो वो है आपका पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रगतिशील शिक्षा या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार कौन सा कथन समुचित है। तो ये है आपका, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। तो वो कौन सा फैक्टर है जो नहीं दिखाता है मानसिक विकार के लक्षण को। तो वो है आपका संबंध। क्वेश्चन नंबर 13 है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो वो है आपकी शल्य चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है सांकेतिक भाषा या फिर वर्बल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 15 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो वो है आपके अपसारी चिंतन से। अब देखो, 2 तरह के चिंतन बताए थे जेपी गिलफोर्ड ने, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। जो अपसारी चिंतन है वो किसी समस्या के एक से ज़्यादा समाधान देता है, और जो अभिसारी चिंतन है वो आपके मतलब एक समस्या का एक ही समाधान देता है बस। ठीक है, तो जो हमारी क्रिएटिविटी है या जिसका क्रिएटिव माइंड है, तो जो वो लोग होते हैं क्रिएटिव माइंड वाले, वो डायरेक्शनल सोचते हैं, चारों दिशाओं में सोचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
2005 या फिर NCF 2005 ये भाषा के कौन सी भाषा के लिए निहित है? तो इसने 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की थी। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर C 3 भाषा। क्वेश्चन नंबर 17 है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। अब देखो समाजीकरण, बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो सभी से होता है, परिवार से भी होता है, साथियों से भी होता है, विद्यालय से भी होता है। जहाँ जहाँ पर जिसके टच में वो आएगा वहीं से उसका समाजीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। तो वो है आपके टर्मेन। अब देखो कभी कभी बुद्धि लब्धि का सूत्र भी पूछता है, ठीक है। तो वो होता है आपका सूत्र मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू में 100। ठीक है भाई, इसको भी ज़रूर याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो वो होती है 71 से कम। क्वेश्चन नंबर 20 है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 साल है और वास्तविक आयु 4 साल, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125। ये आपको बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है जिसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था IQ का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 आपकी कक्षा में कुछ मेधावी छात्र हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? अब देखो मेधावी बच्चे हो या फिर कोई मंदबुद्धि हो या फिर एवरेज बच्चा हो, टीचर का कर्तव्य होता है सबको एक साथ जोड़ के चलना, है ना। तो इसका A ऑप्शन सुटेबल होगा कक्षा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? अब क्रिएटिविटी से कौन सा फैक्टर नहीं जुड़ा है? तो वो है आपका मितव्ययिता, क्योंकि मितव्ययिता तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ सृजनात्मकता से। मितव्ययिता का मतलब होता है वो व्यक्ति मितव्ययी होता है, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, जो कम खर्च करता है ना, उसको बोलते हैं मितव्ययी। तो इसका सृजनात्मकता से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से कितने संवेग बताए हैं? अब देखो संवेग हमारे होते क्या हैं? संवेग होते हैं इमोशंस, है ना। तो वाटसन ने 3 बताए थे और वो कौन कौन से हैं? भय, क्रोध और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 36 अपराधी बालक होते हैं। वेट अ सेकेंड, ये दूसरा पेज आ गया, सॉरी। यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करा दूंगी 24 से क्वेश्चन। अभी आप 36 से देख लीजिए। अपराधी बालक होते हैं, अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उसमें होता है डिस्ग्राफिया। अब देखो डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया और डिसलेक्सिया, ये हमारे मतलब डिसेबिलिटीज़ होती हैं। और जो डिस्ग्राफिया है वो हमारी लिखने में प्रॉब्लम देती है, राइटिंग डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट मतलब स्पेशल चिल्ड्रन। अब स्पेशल में पिछड़ा बालक भी आ जाएगा, प्रतिभाशाली भी आएगा और मंदबुद्धि भी, ये सभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो साइजॉइड में आते हैं प्रतिभाशाली या प्रखर या तेज बुद्धि वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 40 है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन था ड्रेवर का, जेम्स ट्रेवर। क्वेश्चन नंबर 41 है किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पहले भी आया था। तो सांकेतिक या वर्बल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है जो श्रवण बाधित या श्रवण दोष से युक्त बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42 बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है वो कहलाता है परिपक्वता या मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 43 है थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की? तो थॉर्नडाइक के जो सीखने के मुख्य नियम थे वो उनके 3 नियम थे। अब वो 3 नियम कौन कौन से हैं वो भी नोट कर लो। एक तो है तत्परता का नियम, दूसरा नियम था इनका अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। ठीक है, कभी कभी नियमों के नाम भी पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट में।
क्वेश्चन नंबर 44 है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था। तो देखो इसमें जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है उन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया। अब थॉर्नडाइक ने जो किया था वो बिल्ली के ऊपर किया था और पावलोव ने कुत्ते के ऊपर किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, कोहलर के सीखने के सिद्धांत, सॉरी भाई पीछे से वॉइस इशू हो रहा था तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो जो कोहलर का सीखने का सिद्धांत है उसको जाना जाता है पूर्ण आकृति या फिर समग्रता का सिद्धांत। अब देखो जो कोहलर थे, कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था, किस पर किया था भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और इनकी जो थ्योरी थी उसका नाम क्या था, है ना, पूर्ण आकृति और समग्र सिद्धांत। वैसे तो कोहलर गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है भाई, चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसका सही आंसर है चिंपैंजी और उसका नाम था सुल्तान, उस पर इन्होंने अपने प्रयोग किया था। ठीक है, कभी कभी उसका नाम भी पूछता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप ध्यान रखेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी सीरीज़ में चलते हुए आगे। ठीक है भाई, बाकी आप जिसके साथ भी वीडियो शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं या फिर जिसको भी आप करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। और अगर कोई अभी चैनल से नहीं जुड़ा है तो फिर जुड़ जाना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।